मेरे साथ मौजूद हैं अमन अग्रवाल और एक नए पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इंट्रोड्यूस मैं करूंगा आपसे कुछ ही देर के बाद। एचपी कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ, बन चुके हैं एचपी कुमार। आप चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के यानी एनएसआईसी के। एचपी कुमार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अमन अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगा। युवाओं की बात अभी तक हमने नहीं की है। कहते हैं कि युवाओं का जो जन बल है वही राष्ट्र बल होता है। कहते हैं युवा को उल्टा पलट दो तो वो वायु बन जाता है, और वो जो वायु होती है अगर तेज बहने लगे किसी को भी अपनी आंधी में बहा करके ले जाती है, मंद मंद बहे तो फिर सभी को राहत देती है। इसी युवा की बात करना चाहूंगा। देखिए, ये बही खाते वाली नहीं बल्कि डेटाबेस वाली जनरेशन है। इसे जीएसटी चाहिए, नया आईटी कानून चाहिए, लेबर लॉज में इसे बदलाव चाहिए। और आपको क्या लगता है युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा? देखिए जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जो युवा वर्ग है इस समय 60 से 70% जो युवा, चाहे हम 18 साल से लेके 40 साल लें, 50 साल लें के करीब है, वो एनर्जी से भरा हुआ है, देश के प्रति भावुक है और देश को उन्नति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहता है। इसकी वजह से वित्त मंत्री को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इस पर दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो युवा है वो गलत दिशा में ना जाए। बिकॉज एक बार अमन भाई, बल्कि एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करें। 14 साल के मतलब 1 से 14 साल की जो जनसंख्या है वो 31% है देश में। 15 से 64 साल की जनसंख्या लगभग 63% है, और 65 प्लस वाले जो हैं वो 5.5% है। और जो श्रम शक्ति है, जो हमारी मैन पावर है, वो 25 लाख लोग हर साल आईटी इंजीनियरिंग के नए स्नातकों की फौज तैयार होती है, और 6.5 लाख लोग विज्ञान और आईटी से संबंधित विषयों में सालाना पीजी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ एक आईटी की बात नहीं है, पहले मैथमेटिक्स की बात होती थी 70-80 के अंदर, अब आईटी की बात होती है पिछले 10-15 सालों में। हिंदुस्तान के ब्रेन ने और युवा ने ये दिखा दिया है विश्व को कि हिंदुस्तान का युवा जो है सिर्फ एक मेहनती युवा नहीं है, पर एक आगे जाके निर्धारित तरीके से उद्योग को बढ़ाने की क्षमता रखता है और क्रिएटिविटी लाने की क्षमता रखता है। पर अब ये हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर है कि वो शक्ति को, जो एक शक्ति हिंदुस्तान को ब्लेसिंग में मिली हुई है, उसको किस तरीके से वो उपजाऊ तरीके से इस्तेमाल करे। अगर उपजाऊ नहीं करेगी तो वो एक नाशकारी बन सकती है। एक बात मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ही की बात का क्यों लेकर के मैं रामेश्वर चौरसिया के पास जाना चाहता हूं। अभी फिलहाल एक अंदाजा आपको है क्या कि पर कैपिटा इनकम लगभग कितनी है प्रति व्यक्ति आय? ये जी अबाउट 2200 से 2500 के बीच में है। एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो देख के बताने पड़ेंगे, बट $2200 के आसपास ये जो है आपकी इस समय पर कैपिटा इनकम। रुपए में कितना हो गया ये लगभग? रफली अबाउट जो है ये 90,000 रुपए के आसपास। एक मिनट, अब आप ज्यादा हो गया तो आपने बोल 1 लाख रामेश्वर चौरसिया जी बहुत बढ़ गया ना, इसलिए वो बता रहे हैं 1,10,000 हो गया। रामेश्वर चौरसिया जी, अब मुझे एक बात ये बताइएगा, 1999 से लेकर के 2004 तक आपकी सरकार हुआ करती थी। उस वक्त देश की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो इसके मुकाबले कहीं कम हुआ करती थी। 2009 में 33,588 हुआ करती थी, और आप लोग के वक्त में जब बीजेपी एनडीए की सरकार हुआ करती थी कहीं कम हुआ करती थी। और आज तो जो प्रति व्यक्ति आय है 1 लाख के आसपास है, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान के लिए ग्रोथ स्टोरी भी है। मतलब हर चीज हम नेगेटिव क्यों देखें? मैं तो आपसे अभी भी नहीं सहमत हूँ अंदाज से जो बोल दिए कि 9 में कह रहे हैं कि 39,000 थी, आज 1,10,000 हो गई। नहीं, अंदाज से डेटा बोल देना भी सही नहीं है। आशीष जी एग्जैक्ट शब्द बताता हूँ कि 2 साल में आशीष जी एग्जैक्ट शब्द बताता है, उसके बाद अपना कमेंट दीजिएगा। आशीष जी, प्रति व्यक्ति आय लगभग? देखिए, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है उसका अंदाजा आप इसी से लगा लें जी कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में $1.25 प्रतिदिन से कम पाने वाले लोग 37% है। ठीक है। अब अगर आप हाईएस्ट को भी ले लें तो भी $2.50 के आसपास एवरेज हमारे देश की प्रतिदिन है। ठीक है रामेश्वर जी, बात पूरी। मैं इस आय पर तो नहीं जा रहा हूं, जो बातें छूट गई थी, आपने कृषि पर आए थे, मैं 2 मिनट में अपनी बात बताता हूं। ये रात आपने पहले भी बोला, मैं राजनीति के लिए बहस नहीं करता कि हमारी सरकार ने किया कि इस सरकार ने किया। हाँ, मैं एक आपको उदाहरण अभी देता हूं। इस देश का जो कृषि की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ग्रोथ है?
सरकार 3% के लिए केंद्र सरकार मारामारी कर रही है। आप जोड़ लीजिए मेरे अपने स्टेट और मैं सिर्फ बता देता हूँ। अभी सिंचाई की व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान ने इतने दिनों करके 80 लाख टन जो गेहूं होता था एक साल में 1 करोड़ 20 लाख टन पहुंचा दिया, 3 गुना। 18% ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर का, जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, केंद्र सरकार नहीं दिया। गुजरात का पिछले 10 सालों से 11% से ज्यादा कृषि ग्रोथ है, बिहार का ज्यादा है 10 से, छत्तीसगढ़ का ज्यादा है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये ग्रोथ 3% भी हिंदुस्तान का है तो भाजपा के शासित राज्यों के चलते है ना कि केंद्र शासित राज्यों, ये कांग्रेस शासित राज्यों के चलते, और ये रीजनल पार्टियों के चलते भी नहीं है, मैं कहता हूं। मैं दूसरी बात, अटल जी की आप बात करते हैं, कितनी अच्छी पॉलिसी लाई थी कि नदियों को जोड़ दो सिंचाई की व्यवस्था के लिए, उससे 2 फायदे होंगे। यूरोप को जब नदियों को जोड़ दिया गया तो यूरोप में बाढ़ बंद हो गया। सही बात। अभी देखिए नॉर्थ बिहारी नहीं कितने इलाके इस देश के हैं, नदियों को नहीं जोड़ने से बाढ़ से तबाही होती है, लाखों करोड़ का एक साल में नुकसान होता है, वो कहां से भरपाई होगा? नदियों को आप जोड़ नहीं रहे, बेसिक चीजों पर आप काम नहीं कर रहे हैं और पैसे को बांट रहे हैं वोट बैंक के लिए। कहीं ट्रांजिस्टर बांटे जा रहे हैं, कहीं कुछ बांटे जा रहे हैं। क्या तमाशा बनाए देश को साहब? आप किसानों को समय पर खाद बीज नहीं दे पाते हैं, ये कैसी सरकार है? हमारे समय कैसे ग्रोथ बढ़ गया मैं आपसे पूछता हूं, और कांग्रेस के समय घट जाता है। अब सवाल की अटल जी के समय ये हुआ, एक एक चीज आप निकाल लेते हैं। हमने तो कृषि में लोन भी कम कर दिया था किसानों के लिए, क्रेडिट कार्ड उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी हमने शुरू किया। हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करते हैं, ये छोटी बात नहीं है। आप कह रहे हैं युवा कहां सबसे ज्यादा है? अगर 75% आबादी के खेती पर निर्भर करती है तो ज्यादा से 75% युवा भी उस खेती पर है। वहां उस खेती का जो प्रोडक्शन है वहां तो इंडस्ट्री आप लगाते नहीं है कि वो कमा ले। आप कह रहे थे ये इसकी बात कि हमने सपोर्ट प्राइस ज्यादा दिया। आपको मैं बता देता हूं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा हिंदुस्तान नहीं है जहां एफसीआई पूरी गेहूं और धान खरीदती है साहब। हमारे बिहार में 1200 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 600 में लोग बेचने के लिए धान खरीदती भी और बर्बाद भी करती है। एक मिनट, एफसीआई नहीं वहां खरीदती है, कौन है पॉलिसी? ये क्या किसी स्टेट के लिए पॉलिसी बनती है? ये केंद्र सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसीलिए आप नहीं करेंगे। मैं यही आपको, आप पंजाब हरियाणा तक कृषि को सीमित रखना चाहते हैं और जो ग्रे एरिया बचा हुआ है जहां दूसरी हरित क्रांति शुरू हो सकती है यूपी बिहार में और बाकी जगहों में, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो आप पूरे देश को समावेशी विकास चाहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो पूरे देश को एक एंटिटी के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा। रेल बजट की तरह नहीं कि जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां तो इंडस्ट्री लगाएंगे रेल का, और जो गरीब राज्य है वहां इंडस्ट्री लगने वाली है उसको भी नहीं। रामेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, जो किसान है, कृषि क्षेत्र में भी पीपीपी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा और उस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आता हूं आपके पास, आता हूं। एचपी कुमार हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अमन अग्रवाल के पास जाऊंगा एक आखिरी कमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले एचपी कुमार एक बहुत छोटा सा आपसे भी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के आप चेयरमैन कम एमडी हैं, इसीलिए मैं लघु और मझोले जो उद्योग है उससे लेकर के आपसे सवाल करूंगा। देश की ग्रोथ में, देश की जीडीपी में 8% का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है लगभग 8% का लघु और छोटे मझोले उद्यम का। मुझे ये बताइएगा कि जितना कर्ज इन्हें मिलना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से उतना कर्ज मिलता है? देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उसकी वजह से जितना मिल रहा है उससे अदरवाइज कम मिलता है। अच्छा, 40% का जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो सरकार ने तय किया है बैंकों के लिए, उसमें लघु एवं जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको एक प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है। 3 साल पहले से जो एक नीति बनाई गई थी कि प्रति वर्ष हर एक बैंक को अपने जो ऋण का पोर्टफोलियो है स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, उसमें 20% की वृद्धि हर साल की जाएगी। और केवल वॉल्यूम में नहीं, केवल अमाउंट में नहीं, हर साल हर एक बैंक को जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं उनको 15% उनके खातों में भी वृद्धि होनी चाहिए। और इसका पूरे पोर्टफोलियो, लेकिन इसकी असलियत मेरे हाथ में है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, अपनी खुद की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि पिछले 15 सालों में लघु और मझोले जो उद्योग हैं उनको मिलने वाला कर्ज जो है आधा हो गया है। यानी 1995-96 में लगभग 12% के आसपास का कर्ज मिलता था। कुल कर्ज जितना बढ़ता था उसमें 12% इस इंडस्ट्री को मिलता था, लेकिन आज इतना मिलता ही नहीं। एक्चुअली प्रतिशत से आंकना उसको थोड़ा एक भ्रमित है सर, इसलिए हम आंकते हैं क्योंकि आपका जो सेक्टर है सर 3-3, 4-4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी के लिहाज से मैं ये चीज बिल्कुल बांटूंगा।
एक्चुअली जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज में जो वॉल्यूम है क्रेडिट का वो तो काफी बढ़ रहा है। वो तो हर साल लगभग 25 से 26% बढ़ रहा है। परंतु प्रतिशत में अगर आप देखते हैं तो प्रतिशत में चूंकि उत्पादन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का काफी अधिक संख्या में बढ़ा है। अगर देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3% बढ़ रही है करंट ईयर, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का जो प्रतिशत है वो 12 से 13%। ये जो छोटी इंडस्ट्री होती है सर, ये रोजगार जो भी यहाँ मुहैया होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, संगठित क्षेत्र वाले ज्यादा होते हैं, असंगठित क्षेत्र वाले? नहीं, इसमें असंगठित क्षेत्र ज्यादा है। अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से रिजर्वेशन रहता हो सरकार का? लघु उद्योग पे मैं एक रामेश्वर जी बहुत छोटा कमेंट दीजिएगा। लघु उद्योग तो बहुत ज्यादा फले फूलेगा अगर एग्रो बेस्ड आप उद्योग लगाते हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात ने क्या किया कि जो कॉटन प्रोड्यूस होता है उसको बाहर भेज देते थे। उन्होंने क्या किया कि उस इलाके में इंडस्ट्री लगा करके सूत भी खुद बनाए, कपड़ा खुद बनाए, कपड़े को बाहर भेजने के लिए करे, तो उसका जो मुनाफा है वो किसानों को मिलेगा, उससे देश को फायदा होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सर एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग के लिए मैं इंतजार बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। चलिए इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और नए मेहमान मुंबई से, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। आर्थिक राजधानी से संजय मेहता, एडीजी आईएमसी के हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका संजय जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ठीक 11 बजे हिंदी में आम बजट इंडिया न्यूज पर। सीधे मुंबई चल सकते हैं, संजय मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय मेहता, आप क्या कुछ उम्मीद रखते हैं इस यूपीए 2 के आखिरी पूर्ण बजट से? एक, कितने पॉपुलिस्ट होंगे चिदम्बरम? 2, उनकी इकोनॉमी क्या बेहतर पॉलिटिक्स की चाशनी में लिपटी हुई होगी? क्या सोचते हैं आप? देखिए, हर बजट की सुबह जब वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले होते हैं तभी काफी उम्मीदें होती है व्यापार जगत में, और इस बार की उम्मीदें है डीटीसी से, जीएसटी से। और अगर हम रेलवे बजट की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि इस यूपीए 2 ने अभी यह तय कर लिया है कि थोड़े से कठिन डिसीजन दिखाई देंगे। कठिन डिसीजन इसके लिए कि डीटीसी के बारे में थोड़ा दूसरे रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ी बात होगी। और इसके लिए आज सुबह इसी उम्मीद की वजह से आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स में भी थोड़ा उछाल आया है। हालांकि हर आम बजट की सुबह सेंसेक्स में उछाल आता ही है। अगर पिछले वर्ष देखा जाए तो उछाल इससे ज्यादा था। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉशन इसके लिए है कि रेलवे बजट की उम्मीदें जितनी थी उतनी इतनी नहीं मिली लोगों को। आपके पास आता हूं, अमन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। अमन अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर चौरसिया जी, 2 बातें हैं जो संजय मेहता जी ने कही है। पहली बात तो ये, मुझे ये बताइएगा, समझाइएगा हमारे दर्शकों को, क्या पूरे देश को सिर्फ, मैं इसीलिए फिंगर्स क्रॉस्ड करके कहूंगा, क्या पूरे देश को सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार के चश्मे से देखना सही है? एक, और दूसरा, ये जो बजट आने वाला है इसमें आप ये बताइएगा एकदम आम आदमी की भाषा में, एक मध्यम वर्ग के लिए, और क्या कुछ तो उम्मीद करते होंगे सर, या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? देखिए, पहली बात तो कि हिंदुस्तान शेयर बाजार से तो चलता नहीं। मैंने पहले ही आपको बोला, जहां की 70-75% आबादी किसानों की है, लोग गांवों में रहते हैं, शेयर बाजार का नाम नहीं जानते, शेयर का नाम नहीं जानते, उन पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप 5 या 10% के लिए पॉलिसी बनाते हैं और शेयर बाजार से हिंदुस्तान के ग्रोथ की तुलना करेंगे तो कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे। पहली बात। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? आम आदमी के लिहाज से और कुछ तो होगा ऐसा, कुछ तो आपको लग रहा होगा कि आम आदमी के लिए। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया जिसे कहते हैं आम आदमी कौन है। आप एक मैं उदाहरण देता हूं, सर्विस जो व्यक्ति करता है, अगर उसकी इनकम आज 20,000 रुपये है तो 3 साल में क्या है, आपने 3 गुना उसका इनकम बढ़ाया है, 20 का 60 किया है। मुझे नहीं मालूम कि किसी सरकार ने किया है। तो आप उससे उम्मीद करते हैं वो टैक्स भी पे करे और महंगाई में अपना सर, आप लोग भी तो सरकार को जकड़ देते हैं, आप लोग भी तो सरकार के हाथ खींचते रहते हैं ना।
अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से आप भी सरकार के हाथ खींचते हैं। कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूं। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, आप दूसरी चीज बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार 3 गुना बढ़ाएगी, मैं कह रहा हूं कि सरकार की पॉलिसी इतनी गलत है कि आम आदमी तो परेशान है। तो आप क्या उम्मीद करें? पूरी तरह लागू आप लोग भी नहीं करने देते ना सर। मैं एग्जाम्पल दूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बात तो सुन, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सर सुनिए। आप लोग भी भैया, एक जमाना था कि जो अलायंस पार्टनर थे वही शिकंजे में रखते थे लेफ्ट पार्टियां, रिफॉर्म्स नहीं होने देते थे। अब वो अलग बात है, लेकिन ऑपोजिशन भी कम नहीं है। बार बार राज्य सरकारों का हवाला देता है। जैसे एक एग्जाम्पल है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बीजेपी के सामने ये बात रख दी गई है कि टैक्स की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होने से कंपनियों का लागत मूल्य बढ़ रहा है और इसीलिए जीएसटी लागू किया गया तो कंपनियों पर टैक्स का भार काफी कम होगा और ये भार जो है आम जनता पर भी कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है वो ये कहते हैं कि भैया देखिए ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, केंद्र सरकार ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, राज्य सरकारों के हाथों से फैसला निकल जाएगा। आप लोग भी तो नहीं आगे बढ़ रहे। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया। तो एक बात मैं पूछता हूं केंद्र सरकार के कि अगर हमारी जहां सरकारें हैं वहां तो ग्रोथ 10 से ज्यादा है, आप 3 और 5 में उलझे हुए हो, क्या इससे बढ़ जाएगा? फिर आप वहीं ला करके खड़ा कर दिए इस देश को कि जो आप शेयर बाजार की बात करते हैं कि 10-20% के लिए पूरे देश को आप सूली पर चढ़ा देंगे और इसी के कारण हम भुगत रहे हैं आज मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस बजट से लोग जो परेशान है, पेट्रोल क्या 76 का 40 हो जाएगा? जो टमाटर जो खाने की, मैं एक बात और आपको मैं भूल गया था बोलना, आप जाएंगे ज्यादातर हम लोग जब पढ़ते भी थे तो खेतों में रोटी प्याज नमक के साथ भी किसान खा लेता था, हल चलाने वाला खा लेता था। वो प्याज भी आप 40 रुपए या 25 रुपए बेच रहे हो सर। लेकिन किसान भी हाईटेक हुआ। नहीं सर, किसान भी हाईटेक हुआ। बात तो सुन लो, किसान मैकडोनल्ड भी जाता है सर। अब आप जब गांव में रह ही नहीं हो, हमें तो मालूम नहीं कि हमारे पटना का ही बेटा हूं सर। पटना के अलावे कहीं भी मैकडोनल्ड बिहार में खुला हो या यूपी में लखनऊ और इलाहाबाद चले जाइए सर, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहां के किसानों को देखिए। फिर मैं वही बात बोला, किसानों की जब तुलना आप करते हैं तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से करते हैं जहां लिमिटेशन है, जहां सैचुरेशन पॉइंट पे है, जहां पोटेंशियल है वहां उसको हार्नेस करने की आप जरूरत समझते नहीं है। इसीलिए ये देश पिछड़ता जा रहा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया सिंचाई का। शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई की व्यवस्था की, गुजरात ने की, बिहार ने कोशिश की, तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ हम कहां से कहां पहुंचा दिए। लेकिन ये केंद्र सरकार कर क्या रही है? सिंचाई पर जो खर्च करना है वो मनरेगा के मार्फत अधिकारियों को लूट की छूट दे रखी है। आप बता दो मनरेगा में किस प्रदेश में घपले या घोटाले नहीं निकले हैं? क्या सरकार को ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि प्रदेश सरकार भी उसमें, केंद्र भी, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? तो आप ऐसे बजट बनाओगे जो लोगों को लुभाने के लिए बनाओगे, लोगों को खैरात में बांटोगे, तो देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। जी सर। आशीष सरकार, मुझे एक बात ये बताइए, और सरकार को आपको लगता नहीं कि एक वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है, एक फिस्कल मैनेजमेंट की, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है? एक मैं एग्जांपल देकर के बताता हूं। हमारे देश में सरकार का जो खजाना काफी हद तक भरता है वो टैक्सेस के जरिए भरता है। हमारे और आपकी जेब से, आम आदमी की जेब से वो टैक्स जाता है, लेकिन आम आदमी की जेब से जितना टैक्स लिया जाता है वो सोशल सेक्टर पर कहा यह जाता है कि वो आम आदमी पर ही खर्च किया जाएगा। उसे सड़क बनाई जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा, उससे आपकी सेहत ठीक की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि जितना टैक्स वसूला जाता है उसका लगभग 37 या 38% ही आम आदमी पर खर्च हो पाता है। ये किस तरीके का सरकारी मैनेजमेंट है सर? देखिए, सरकार के जो खर्चे हैं वो 2 मद में बहुत होते हैं। एक तो है कि सरकार जो दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं, जो सेवाएं हैं जो सरकार देती है, उनको जारी रखना, और दूसरा है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। सड़क है, बांध है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इस तरह की सारी व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी को पैदा करना, यहाँ पर शिक्षा के लिए भवन बनाना। अगर आप जितने विश्व में विकसित देश हुए हैं उनके विकास की अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उस देश के अंदर जो प्राकृतिक संपदा होती है, वहां का खनिज है, कोयला है, ओर है, वन संपदा है, उसका वो दोहन करते हैं, और उसके दोहन करने के बाद में जो वो धन प्राप्त करते हैं उसको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों पे, बांध पर, भवनों पर, एयरपोर्ट पर,
इंपोर्ट्स पर खर्च करके उनको पैदा किया जाता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, आजादी के बाद से अब तक जितने भी खनिज हमारी संपदा थी, प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारे वन थे, हमारे ओर्स है, कोयला था, और अगर आप मुझे राजनीतिज्ञ ना माने तो 2G स्पेक्ट्रम जैसा स्पेस का दोहन करना, उसको हमने कौड़ियों के भाव में कॉरपोरेट सेक्टर को और विदेश के सेक्टर को बेच दिया। हमारे देश, अगर भारत के अर्थव्यवस्था को अब मैं एक लाइन में कहूं तो वो ये कही जाती है कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर्स। भारत के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक संपदा है। इस संपदा को अगर ठीक तरह से सरकार मैनेज करे तो बजट में टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मान लीजिए भारत की सरकार ये कहती है कि हम देश की जनता के ऊपर इतना इनकम टैक्स लगाएंगे, इतना एक्साइज लगाएंगे, इतनी सर्विस टैक्स लगाएंगे, तो भारत सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि हम कितना आयरन ओर बेचेंगे, कितना एल्युमिनियम ओर बेचेंगे, कितना कोयला बेचेंगे, कितना स्पेक्ट्रम बेचेंगे, और उससे जो धन प्राप्त होगा। सर बेच तो रहे हैं, वही मैं सर सुनिए, मुझे हेडलाइन लेनी है इसीलिए मैं यहां पर रुक रहा हूं। बेचा है, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं बेचा है। 2G स्पेक्ट्रम बेच डाला, कोयला बेच डाला, कई सोसाइटी बेच डाली, जमीन बेच डाली, सब कुछ बेच डाला। कई लोग तो ये कहते हैं कि देश भी बेच डाला, लेकिन किस तरीके से बेच डाला, कौड़ियों के दाम बेच डाला, किसे बेच डाला, देश को किस तरह स्टेट पर डाल दिया, जवाबदेही तय नहीं की। और मैं बार बार कहता हूं कि सरकारें इकबाल से चला करती हैं, सरकारें हमेशा एक क्रेडिबिलिटी से चला करती हैं, और ये विश्वसनीयता का संकट है। ये विश्वसनीयता का संकट क्या ये आम बजट पाटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी आम बजट में तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से लगातार, लखनऊ से लगातार, दिल्ली स्टूडियो में लगातार आगे बढ़े। उससे पहले 10 बजे की हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। ये जो आधुनिक भारत है, जो विकासशील भारत है, जो विकसित बनने के लिए बेकरार है 2020 तक, कई बड़े बड़े लोगों का यह सपना रहा है। वो ये कहता है कि आंधियों ने अपनी रवायत बदली है तो दियों को भी अपना मिजाज बदलना होगा, और ये मिजाज सरकारों को भी बदलना होगा कि बजट पेश किया जाए वो सिर्फ सरकारी आंकड़ा ना हो, सरकारी खाका ना हो, उसमें जीडीपी की सिर्फ बात ना की जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस, तमाम एक्साइज ड्यूटी, ऐसी टेक्निकल बातें सिर्फ ना की जाए, क्योंकि देश सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र से चलता हो ऐसा नहीं है। देश जो है पॉजिटिव सोच से भी चलता है। ये सब हम आपको बताएंगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सुबह 9 बजते ही अपने घर से निकले और उसके बाद सीधे वित्त मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। अब सभी को इंतजार पी चिदम्बरम के संसद भवन पहुंचने का है। आगे बढ़े डिबेट में, इससे पहले बता दें आपको 11 बजे हिंदी में आम बजट इंडिया न्यूज पर। अब से कुछ देर बाद संसद में बजट पेश होगा। बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच चुकी है। इंडिया न्यूज संवाददाता आमोद राय ने वहां का जायजा लिया। लगभग 18 साल बाद कांग्रेस के पवन बंसल आज रेल मंत्री के तौर पर रेलवे का बजट पास और पेश करेंगे। पार्लियामेंट में रेल की कॉपियां आ गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपियां उतारी जा रही हैं। तमाम सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं और जो एक भी यहाँ कुछ गड़बड़ी ना हो। चलिए, तो इस बार बजट में क्या होगा खास, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि पी चिदम्बरम के लाल बैग से निकलता क्या है। आपसे कुछ ही देर के बाद चिदम्बरम जब अपना बजट पेश करने के लिए जाएंगे तो अपना बैग लेकर के सामने आएंगे, यूं करके उठाएंगे। संसद भवन पहुंच चुके हैं चिदम्बरम। अब से कुछ ही देर के बाद उनका बैग उठेगा। हिंदुस्तान ये देखेगा कि आज जानेगा, हिंदुस्तान की नजरें इस पर है कि वित्त मंत्री आखिरकार क्या क्या करते हैं। खर्च घटाने की मुहिम के तहत वित्त मंत्री जो है वो क्या रक्षा और रेलवे समेत कई मंत्रालयों की जो बजटरी सपोर्ट होती है, बजटीय सहायता होती है, इसमें क्या कटौती का ऐलान करेंगे। जीएसटी का ऐलान होना करीब करीब तय माना जा रहा है। सर्विस टैक्स की बात जहां तक आती है, सर्विस टैक्स की बात आप कई जरूरत की जो आपके बातें होती हैं उसमें आप सर्विस टैक्स देते हैं। पिछले साल 10 से बढ़ाकर के 12% किया गया था, इस बार 14% हो सकता है। इसके अलावा
3 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स अदा करने में छूट क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख की टैक्स छूट सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, इस पर सभी की नजरें हैं। अगर आपकी सालाना आय 15 लाख से ज्यादा है तो अब आपको टैक्स रिटर्न भरने के लिए सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना और सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा बैंकों में जमा रकम पर 10,000 रुपए सालाना ब्याज तक की आय को टैक्स फ्री किया था। अब चिदम्बरम इसे क्या 20,000 तक करेंगे या नहीं करेंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा मेडिकल रीइंबर्समेंट के बारे में क्या कुछ कहा जाएगा। घर से दफ्तर जाने के लिए आपका यात्रा भत्ता होता है जिसे ट्रैवल अलाउंस कहा जाता है, टीए आप बोलते हैं, इस पर छूट की सीमा अभी फिलहाल महज सिर्फ 800 रुपए की है। मांग यह है कि इसे बढ़ा करके कम से कम 1800 या 2000 के आसपास किया जाए। क्या यह 2000 के आसपास होगी या नहीं। इसके अलावा विदेशों में निवेश पर आप डिविडेंड जो हासिल करते हैं उस पर टैक्स में क्या कुछ रियायत मिलेगी, ये तमाम चीजें हैं जो इस बोके में आपको दिख सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ मैं मौजूद हूं। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं वही बात कर रहा था कि हेल्थ को लेकर के तमाम प्रावधान किए जाते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सोशल सेक्टर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन हकीकत में ये चीजें अमली जामा किस हद तक पहनाई जा पाती हैं? जो बातें चल रही थी, आशीष जी जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, एक दो मैं आपको उदाहरण दूंगा। मैं सरकार के विरोधी, मैं विपक्ष का हूं, इसीलिए सरकार के विरोध में बोलने के लिए मैंने यहाँ हूं। मैं यथार्थ आपके सामने रखता हूं। अभी जो कोल का घोटाला हुआ, बाकी छोड़ दीजिए जो हुआ, 1,86,000 करोड़ जब एजी ने रिपोर्ट दिया, मैं उसी का एक उदाहरण, एक कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश को भी मिला। इन्होंने एक टन पर 300 या 350 रुपये का रखा था केंद्र सरकार ने, उसको जब कैलकुलेट किया एजी ने तो आ रहा था 1,86,000 करोड़। उसमें 54,000 करोड़ तो सिर्फ इनके नवीन जिंदल, जिस पर इतना हंगामा हुआ, उनको दिया गया। किस कारण दिया गया पहले समझिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने अपने कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया किसी को माइनिंग करने के लिए, उन्होंने 350 की जगह 2200 रुपये मिले पर टन। आप जोड़ लीजिए, अगर उस हिसाब से कोल ब्लॉक का घपला कीजिएगा तो 186 नहीं, ये 13.5 लाख करोड़ का हुआ, 1,86,000 करोड़ नहीं। तो ये जो आशीष जी बोल रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज को देश के विकास में लगाए, हेल्थ सेक्टर है जो भी लगाए, ये तो सरकार देखती नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब सरकार ये समझती है कि ये लूट के लिए बना हुआ है, इसको लूट लो और टैक्स जनता दे, उससे जनता के विकास की भलाई की बात करो। इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज का अगर सही दोहन आप करते हैं और सही मायने में इसका उपयोग करते हैं भलाई के लिए, तो हिंदुस्तान सही में आज भी सोने की चिड़िया है। मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। एक समय में कहा जाता था कि बिहार इज फेमस फॉर माइनिंग, हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में। 6 साल आपने भी राज किया है, कितना दोहन आपने किया? मुझे एक ब्रेक लेना है, संक्षेप में। उसी 6 साल में कोयला में प्रॉफिट हुआ था। आपको ये भी बता दूं, कोल इंडस्ट्री प्रॉफिट में सिर्फ हमारे समय में था, बाकी कभी भी नहीं रहा। ठीक है, तो एक ऐसा कंपेयर नहीं कीजिए। इस तरह के कहीं भी हम पर आरोप नहीं लगे थे कि 2-2 लाख 6-6 लाख करोड़ का हम घोटाला कर रहे हैं। ठीक है। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि मैंने बताया, आम आदमी के लिए आम बजट, आम भाषा में, सीधी भाषा में, सरल भाषा में और हिंदी में सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके साथ मौजूद होंगे दीपक चौरसिया। तमाम पैनलिस्ट भी दिल्ली से, मुंबई से, लखनऊ से, तमाम जगहों से लाइव हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक। तो देश की भी उम्मीदें हैं, परिवार की भी उम्मीदें। आशीष सरकार साहब, किसान इतनी सारी बातें कह रहे थे। पहले उनकी बात थी कि जो बीज मिलते हैं वो खराब होते हैं, आधे उगते हैं, आधे नहीं उगते हैं। दूसरा, फर्टिलाइजर की कालाबाजारी होती है, समय पर उनको खाद नहीं मिल पाती। तीसरा, जो फसल बीमा योजना है उसके लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड में आखिरकार जमानतदार देने की जरूरत क्यों? उनका कहना है लैंड उनके नाम पर है, उसके बिहाफ पर भी उनको दिया जा सकता है। तो क्या इन प्रोसेस में किसी भी तरह का सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं? क्या चिदम्बरम साहब इन गांव वालों, किसानों की बात समझ पाएंगे? चिदम्बरम साहब को इस समय सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी विड्रॉ करने की सबसे ज्यादा चिंता है और ये सब्सिडी विड्रॉ करने से सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो किसानों को पड़ेगी। डीजल जैसे आपका सब्सिडी विड्रॉ कर लिया है, डीजल का उपयोग किसान अपने खेती के पानी के लिए, जुताई के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग करता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। खाद के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी वापस की जा रही है, खाद महंगा हो रहा है।
इसी तरह से बीज जो दिए जा रहे हैं उसमें इस समय विदेशी बीजों को लाने की प्रक्रिया चल रही है, जो बीज महंगे होने वाले हैं। पावर सेक्टर में पावर महंगा हुआ है, किसान का इनपुट लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसान को अब किसानी करना लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ है। और अभी आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और गुजरात में किसान समृद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काफी नीचे था और वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में किसान समृद्ध था वहां पे अर्बनाइजेशन के कारण किसान अपने खेत और जमीन बेच रहा है, वहां पे कुछ किसानों में समृद्धि दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है कि वो किसानी के लिए नहीं, वहां की जमीन बेचने के कारण। तीसरा जो सबसे ज्यादा चिंताजनक भारत में जो दिखाई दे रहा है वो खेती का पैटर्न बड़ा खतरनाक हो गया है। इस समय खेती का मतलब भारत सरकार भी यही सोच रही है और आम आदमी भी यही सोच रहा है कि केवल गेहूं और धान उगाना, जबकि सब्जियां, फल और विशेषकर तिलहन, जो तेल का इंपोर्ट है, खाद्य ऑयल का इंपोर्ट है, वो पिछले 10 वर्षों में 7% से बढ़कर 40% हो गया है। और अब ये सारा तेल हम लगभग ये ईस्ट एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके कारण से 40% खाद्य तेल इंपोर्ट करने के कारण हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और मजे की बात है ये कंट्रीज एक्सपोर्ट टैक्स हमसे वसूल कर रही हैं, तो इस कारण से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो भारत सरकार के पास में इस समय कृषि नीति के नाम पर केवल गेहूं उत्पादन बढ़ाने की चिंता लगी हुई है, और जितने भी अन्य उत्पाद हैं उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। इसी तरह से अगर देखें, फलों का, चाय का, कॉफी का, जो कृषि के जो हमारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्सपर्ट भी हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम, जो काफी सुर्खियों में रहते हैं गलत कारणों के चलते, उन्होंने क्या कहा इस बजट से पहले। But on a personal level, we are all very proud that my father has had an historic 8th opportunity to present the union budget. So we are all very happy, and we are all very happy to be here. तो कार्तिक चिदम्बरम उम्मीदों की बात कर रहे थे अपने पिता से। मिस्टर कुमार, आपको क्या लगता है, क्या हम इंडिया और भारत के अंदर बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं? एक तरह हम सामाजिक योजना मनरेगा की तरह शुरू करते हैं और दूसरी तरफ किसान अपने आप को निग्लेक्टेड फील करते हैं। उन्होंने एक के बाद एक अपनी तमाम दुश्वारियों की लिस्ट गिना दी। देखिए, सरकार के सामने एक समस्या यह है कि उन्हें अपना बजट बैलेंस भी करना है, सब्सिडीज को एक रैशनल लेवल तक मेंटेन भी करना है, अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल करना है। तो इन सारी दुश्वारियों के चलते जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में सब्सिडीज का लेवल हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज में वेलफेयर स्कीम्स हो सकती हैं, उसको सरकार ने किया। अब मुश्किल यह है कि महंगाई के बढ़ते, चूंकि महंगाई का स्तर 10% से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा हो गया, इसलिए लोगों की अपेक्षा यह है कि वो अधिक से अधिक राहत मिले। और राहत किस में हो सकती है? एक तो टैक्सेशन में हो सकती है, दूसरा उनके जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको कम करने के लिए सरकार अगर कुछ हेल्प करती है, ड्यूटीज में कट करके, उसमें हो सकती है। तो ये एक ऐसी असमंजस की स्थिति है सरकार के लिए भी कि वो किस तरह से बैलेंस करे ताकि लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले। मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई मंशा है कि वो जानबूझकर ऐसे टैक्सेशन बढ़ाकर और जनता के लिए कोई ऐसा बोझ की स्थिति पैदा करती है। जहां तक किसानों की बात है, तो सब्सिडीज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसानों के लिए, और सब्सिडीज में अगर कमी होती है, जो कि सरकार को एक उनके ऑब्जेक्टिव में है, एक उनकी मंशा है कि सब्सिडीज को धीरे धीरे कम करके और फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए, तो उसका असर नेचुरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। प्रभात अग्रवाल जी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रभात अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्सेशन मामलों के एक्सपर्ट है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या उम्मीद करते हैं कितना टैक्स स्लैब बढ़ना और घटना चाहिए रैशनलाइजेशन के लिए? क्योंकि 1 लाख रुपए की जो छूट की लिमिट है ऊंट के मुंह में जीरा है।
दीपक जी, सबसे पहले तो अगर हम पीछे जाएं तो 2007-8 में टैक्स जीडीपी रेशियो 11% के आसपास हुआ करता था हमारा। इस साल वो 9% के आसपास प्रिडिक्ट किया जा रहा है, 9.9% बेसिकली। तो टैक्स जीडीपी रेशियो डाउन हुआ है, जबकि वो इंक्रीज होना चाहिए। और हमारे यहाँ चैलेंज फाइनेंस मिनिस्टर को फिस्कल डेफिसिट कंटेन करने का चैलेंज बहुत बड़ा है। इन सब पर्सपेक्टिव, दूसरा ये इन्फ्लेशन मार रहा है, दूसरा इलेक्शन ईयर के सामने है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जो कॉन्स्टेंट हैं दो, उन कॉन्स्टेंट के बीच में बैलेंसिंग करना, इन्फ्लेशन कंटेन करना और लोगों को राहत भी देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां तक छूट सीमा की बात है, छूट सीमा इतना 10-20 हजार रुपए बढ़ाने से छूट सीमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है इस देश में कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में लाए जाएं, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉम्प्लायंस, एथिकल कॉम्प्लायंस की जरूरत है। इस देश में एथिकल कॉम्प्लायंस नहीं है, वॉलंटरी कॉम्प्लायंस नहीं होती। कॉम्प्लायंस ज्यादातर कंपल्सिव कॉम्प्लायंस है। जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे तो टैक्स की छूट की सीमा वगैरह हम तभी हैंडल कर सकते हैं जब टैक्स बेस पे हम काम करें। टैक्स बेस पर हम काम करें, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, जो टैक्स बेस है उसमें आपके हिसाब से एक आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को छूट देने के लिए टैक्स की सीमा कितने तक खर्चा जो है वो अनटैक्सेबल होना चाहिए, कितनी इनकम अनटैक्सेबल होना चाहिए? अब दीपक जी, हम इनकम टैक्स एक्ट में जो छूट की सीमा देते हैं वो कंट्री साइड को, मतलब जो गांव का आदमी है या कस्बे का आदमी है, शहर का आदमी है, उसके लिए सबकी एक रखी हुई है। जबकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो हर शहर के लिए अलग अलग है। शहर के लिए अलग है और गांव के लिए अलग है, कस्बे के लिए अलग है। तो जो हम 2 लाख रुपए की सीमा अगर आज की डेट में है और हम उसकी बात करते हैं, शहर के लिए तो वाकई में अनुपयुक्त है। लेकिन जब हम बात करते हैं कस्बे या गांव की, तो 2 लाख रुपए की सीमा मैं नहीं समझता कि अनुपयुक्त है। वहां एक फैमिली सस्टेन हो सकती है। तो इस पर्सपेक्टिव में कि जो बड़े सिटीज हैं जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वहां ये इस पे दो राय नहीं है कि अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, पैसा ज्यादा अर्न करते हैं लोग और वो टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें तो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हमारा हिंदुस्तान में जो होता है वो मेट्रो से या बड़े महानगरों से ज्यादा होता है। अगर हम छोटे कस्बे या गांव की बात करें, गांव में तो मोस्टली किसान भाई हैं, तो किसान भाई पे टैक्स वैसे नहीं लगता। कस्बे जो हैं, कस्बों में हमारा कॉम्प्लायंस लेवल है वो बहुत कम है। अगर आप छूट की सीमा 2 लाख से 3 लाख भी कर देते हैं तो वहां टैक्स रिटर्न वो टैक्स 3 लाख के आसपास ही आने लगेगी। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। हम जो एक्सपेंडिचर, हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी भर रहा और हाई वैल्यू एक्सपेंडिचर करता है, उसकी ट्रैकिंग की जरूरत है। आज एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, विंग बनाई हुई है, वो आपकी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है। वहां करोड़ों डाटा इकट्ठा हुआ है। वो डाटा आपको कंजम्पशन की तरफ ले जाता है कि कौन आदमी क्या खर्चा कर रहा है, जो कि डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर उसका एनालिसिस हम इनकम टैक्स रिटर्न के पर्सपेक्टिव में करें तो हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के बाद हम उसकी छूट की सीमा वगैरह को एड्रेस कर सकते हैं। अनिल पेशावर जी, यहां सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार को किस तरह से रैशनलाइज करना चाहिए। आप टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, ऐसा लगता है कि सिर्फ टैक्स ही देते रह जाते हैं लोग। हम अपने कर्तव्य का तो निर्वाह करते हैं, क्या उसके बदले में सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है हमारे लिए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर बहुत बहस होती है। देखिए दीपक जी, जिस इंडस्ट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, आज चाइना मॉडल जिसने कि इतना ग्रोथ किया इंडस्ट्री में, और आज वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कही जाती है। चाइना और भारत की एक सिमिलैरिटी है कि दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ रुकी हुई है, हमारी पॉपुलेशन आज भी इंक्रीज हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 80 लाख हर साल। तो जरूरत इस चीज की है कि आज इस पॉपुलेशन को चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, और जहां पर कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। और गारमेंट एक्सपोर्ट और गारमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर हमने इस चीज की तरफ नहीं ध्यान दिया, आज हमारी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं जिनका जवाब अगर नहीं दिया गया तो आज ये इंडस्ट्री, जहां की बांग्लादेश जैसी एक छोटी कंट्री हमारे से ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, जबकि उनके पास अपना कपड़ा नहीं है, उनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन वहां और यहां में जो सबसे बड़ा फर्क यह है कि वहां की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सपोर्ट है।
तो आज गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की और खास तौर पे उस इंडस्ट्री को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है बहुत बड़े स्केल पर। बिल्कुल सपोर्ट करना पड़ेगा। हम चलते हैं हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ। सरगोजा जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वित्त मंत्री इस बार बजट में किसानों के दर्द को समझेंगे? हम कई सारे किसानों से बात कर रहे थे भोपाल के पास एक गांव से, मध्य प्रदेश से, और उनका कहना था खाद की कालाबाजारी हो रही है। उनका कहना था बीज हमको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिल रहे हैं, मार्केट प्राइस पर खरीदना पड़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में हमको गारंटर देना पड़ता है जबकि जमीन का खसरा हमारे नाम पर है। और उन्होंने ये भी शिकायत की कि जो फसल बीमा होता है, अगर उनके साथ कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, अगर पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, तब फसल बीमा लेने में भी उनको दिक्कत जाती है। तो इस प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जा सकता है? देखिए, जहां तक मैंने इतने सालों में देखा है, बजट में जो कहा जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो इस बजट में भी जो है मेरी उम्मीद जो है ज्यादा एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन पे है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना हम इस पे खर्चा करेंगे और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उससे जो है फार्मर की लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा रहेगी। जो ये बाकी पॉलिसीज आती हैं इनका दे आर नॉट वेरी ओल्ड, सो उनकी जो है एग्जीक्यूशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं आप देखेंगे जहां फार्मर इज मोर इवॉल्व्ड, वो अपनी राइट्स ज्यादा समझता है, वहां पे उनको शायद मिलता भी होगा इन सब के बेनिफिट्स। तो इसमें जो है वो स्टेट वाइज आपको देखना पड़ेगा, क्रॉप वाइज देखना पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे कमियां है। पर नए प्रोजेक्ट्स लाने से अच्छा, यू आर राइट, ये ओल्ड जो पॉलिसीज हैं जो ये है उस पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बट ये मार्केट रिफॉर्म्स जो बहुत दिन से रुकी हुई हैं फॉर एग्रीकल्चरल मार्केट्स, वो मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे जो है आपको लगेगा कि जो फार्मर अभी सब्सिडी पे डिपेंड कर रहा है वो मार्केट पे थोड़ा सा अपना रिस्क कम कर सकता है। तो इसमें जो है थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, थोड़े एक्सपोर्ट्स खुल गए हैं, तो उससे जो है फार्मर को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अभी पहले जैसे नीजक पॉलिसी चेंज नहीं होती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा फार्मर को मिलता है कि अच्छा इस बार कॉटन ग्रो करेंगे तो एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा, तो मेरे को अच्छा प्राइस मिल सकता है। वो थोड़ा कंफर्ट लेवल ऐसे और भी कमोडिटीज में आते रहें तो थोड़ा सा फार्मर का रिस्क कम होता रहेगा। सरोजा जी, आपने बड़ी बात कही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की। आपके हिसाब से किस लेवल पे हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? कौन सा रिफॉर्म पहले करना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे और कौन सा चौथे नंबर पे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये प्रायोरिटीज थोड़े चेंज होते रहते हैं। बट लाइक आई सेड, एक चीज अगर पॉलिसी रोज चेंज ना हो और जो चीज पहले बता दिया है, बिफोर द क्रॉप इज सोन, बिफोर द फार्मर डिसाइड, अगर फार्मर डिसाइड कर रहा है कि मेरे को पल्सेस ग्रो करना है या कुछ और ग्रो करना है, तब अगर उसको बता दिया जाए कि ये पॉलिसी ऐसा रहेगा, तो फिर वो अपना डिसीजन ले सकेगा। उससे फिर मार्केट भी रेडी हो जाएगा। फिर फार्मर विल नॉट हैव टू डिपेंड के एमएसपी क्या है। तो अगर आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कमी है तो हम यहाँ पे ग्रो करके अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो उससे भी फायदा रहेगा। तो ये इट इज अ वेरी बिग लॉन्ग प्रोसेस दैट एवरीबडी हैज टू अडॉप्ट। सबको इस पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ये पॉलिसी रिफॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका है ये ट्रेड रिफॉर्म एज एन एपीएमसी एक्ट इज बहुत ही जो है कंट्रोलिंग एक्ट है। काफी स्टेट्स में जो है नए ट्रेडर्स आ नहीं पा रहे हैं। फार्मर जहां बेचना चाहता है वहां बेच नहीं पाता है। प्राइसेस जो है उसको अगर पता भी चलता है कि कहीं और कुछ प्राइस है, उसको उसके गांव के आसपास वो प्राइस मिलता नहीं है। तो वो अगला रिफॉर्म है जहां पे आपको जो है फार्मर को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसको अलाउ करना पड़ेगा कि उसको कहां बेचना है, उसको क्या करना है, उसका वो डिसीजन वो खुद ले पाए। थर्ड ऑफ कोर्स इज द एक्सेस टू फंड्स। तो जो बैंकिंग है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बड़े फार्मर्स, एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कहते हैं कि बड़े फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलती है, या बैंक में जो है
पॉलिसी के विरुद्ध उनके डिस्पेंसेशन होता है कि वो किसको कितना पैसा देंगे, क्या करेंगे। ये भी जो है थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन भी जरूरत है। दूसरा, बैंक के रिस्क को भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हों जिसकी वजह से उनको ऐसे करने की जरूरत महसूस होती हो। तो इट इज अ मच लार्जर इश्यू देन जस्ट वन फार्मर सेइंग कि मेरे को नहीं मिला लोन। तो वो आई थिंक पूरी सिविल सोसाइटी को इस पे थोड़ा सा ध्यान देके चेक करना पड़ेगा। जब सीएजी के रिपोर्ट आते हैं उनको अच्छी तरह देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, कौन सा सेक्शन ऑफ फार्मर्स का प्रॉब्लम है, कौन सा किसका प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से जो है थोड़ा सा पॉलिसी रिफॉर्म हो सकता है। चलिए सरोजा जी, आपसे दिन भर जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित टेकचंदानी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, राकेश बंसल साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हम दर्शकों को बता दें अब से ठीक 8 मिनट बाद बजट भाषण शुरू होगा और आपकी अपनी भाषा हिंदी में बजट भाषण देखिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।